नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गई है 15 अक्टूबर और जो सभी बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं एक एक करके आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी गोदी मीडिया का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और पास में ही बेल का आइकन होगा उसे जरूर दबा दीजिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं। कृषि कानूनों पर बैठक में मंत्री के नहीं रहने से भड़के किसान नेता, धोखा देने का लगाया है मोदी सरकार पर आरोप और बैठक का कर दिया है बहिष्कार। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, नए कृषि कानूनों पर बैठक के लिए दिल्ली बुलाए गए 29 किसान संगठनों के नेताओं ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। सभी किसान नेता बैठक से बाहर आए और कृषि कानूनों की कॉपियां फाड़ करके अपना विरोध जबरदस्त तरीके से जाहिर किया है। ये सभी किसान नेता मोदी सरकार के द्वारा बातचीत के लिए बुलाए जाने के बावजूद बैठक में कृषि मंत्री के नहीं होने पर नाराज हो गए। इन नेताओं का कहना है कि मोदी सरकार ने बैठक के लिए बुला करके हमें धोखा दिया है। किसान नेताओं ने कहा है कि चंडीगढ़ में मीटिंग के बाद अगली रणनीति अब तय की जाएगी। तो वहीं दोस्तों किसानों का कहना है कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा बुलाई गई ये बैठक बेनतीजा रही है, इसलिए वह अपना आंदोलन लगातार जारी रखेंगे। ये यहाँ पर साफ कहना है किसानों का। और देख सकते हैं कृषि मंत्रालय की तरफ से बुलाई गई बैठक में कृषि मंत्री नहीं पहुंचे, जिस पर कि किसान जमकर के भड़क गए और वहां पर जबरदस्त तरीके से नारेबाजी करने लगे मोदी सरकार के खिलाफ। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है। बांग्लादेश से पिछड़ने की कगार पर भारत, राहुल गांधी बोले 6 साल में मोदी ने कहां से कहां पहुंचा दिया है। आईएमएफ की रिपोर्ट का दिया है हवाला। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भारत की लगातार बिगड़ रही अर्थव्यवस्था को लेकर के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। एक बार फिर से राहुल गांधी ने देश की प्रति व्यक्ति जीडीपी की रफ्तार में गिरावट को लेकर के मोदी सरकार की चुटकी ली है और निशाने पर लिया है मोदी सरकार को। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, आईएमएफ ने ताजा अनुमान लगाया है कि प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में अब भारत बांग्लादेश से भी पिछड़ने की कगार पर पहुंच गया है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, 5 साल पहले 40% ज्यादा थी हमारी प्रति व्यक्ति जीडीपी, लेकिन 5 साल के बाद देख सकते हैं कि हम कहां पर पहुंच गए हैं और सब कुछ किया धरा है मोदी सरकार का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त हो रहे इस वित्त वर्ष में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी में 10.5% की गिरावट आएगी। इससे भारत अपने 2 पड़ोसी पाकिस्तान और नेपाल के साथ दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे गरीब देश बन जाएगा। इस मामले में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आईएमएफ की तरफ से जारी किए गए प्रति व्यक्ति जीडीपी के आंकड़ों को ट्वीट करके शेयर किया है। आप लोगों को बताते चले, इन आंकड़ों को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा है कि बीजेपी के नफरत भरे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की 6 साल की ठोस उपलब्धि, बांग्लादेश भारत से आगे निकलने के लिए तैयार है। देख सकते हैं कि हमारे देश की जीडीपी पूरी तरीके से तबाह करके रख दी है नरेंद्र मोदी सरकार ने। इसको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है। दोस्तों इस खबर पे आप लोगों की क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी की बढ़ी है मुसीबतें, मुंबई पुलिस ने जारी किया है नया नोटिस। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी की मुश्किलें दिन पर दिन लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, वर्ली डिवीजन के एसीपी ने अर्णब गोस्वामी को पत्र लिख करके 16 अक्टूबर को अपने कार्यालय में तलब किया है। नोटिस में कहा गया है कि अर्णब गोस्वामी आगे से कोई भी सांप्रदायिक भावना भड़काने का काम नहीं करेंगे, इसलिए वह 16 अक्टूबर को एसीपी के सामने पेश होकर के 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरे। दरअसल दोस्तों मुंबई पुलिस का आरोप है कि अर्णब गोस्वामी अपने शो में भड़काऊ बातें कहते हैं, इससे सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है, इसलिए क्यों ना उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अर्णब गोस्वामी पर पुलिस का आरोप है कि उन्होंने पालघर में संतों की हत्या पर अपने शो में धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम किया। दूसरा मामला बांद्रा में जमा हुई भीड़ का है। नोटिस में कहा गया है कि दोनों ही कार्यक्रमों के दौरान लॉकडाउन होने की वजह से दंगा भड़कने से बच गया, वरना अर्णब गोस्वामी ने पूरी तैयारी कर ली थी दंगा कराने की। ये आरोप है मुंबई पुलिस का और ये काफी गंभीर आरोप है, इससे मुश्किलें बढ़ना तय है अर्णब गोस्वामी की। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें।
केंद्र के कृषि कानूनों के मुकाबले एक नया कानून लाएगी पंजाब की सरकार। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का कर दिया है मुख्यमंत्री ने ऐलान। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पंजाब की कांग्रेस सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार के कृषि कानूनों के मुकाबले में एक कानून लाने के लिए 19 अक्टूबर को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। यह बड़ी जानकारी पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से दी गई है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, देश भर में लगातार किसान सड़क पर हैं और कृषि कानूनों का जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में सोनिया गांधी ने सभी कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को आदेश दिया था कि वो लोग कोई एक ऐसा कानून बनाएं जिससे कि इन कृषि कानूनों को निष्प्रभावी किया जा सके। उसी क्रम में पंजाब की कांग्रेस सरकार देख सकते हैं कि एक नया कानून बनाने जा रही है और उसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है पंजाब की कांग्रेस सरकार ने। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है याचिका। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को सीएम पद से हटाने की मांग करते हुए 2 अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका में न्यायाधीश एनवी रमन्ना के खिलाफ सीएम जगन मोहन रेड्डी की कथित टिप्पणियों को लेकर के अदालत से उन्हें हटाए जाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। आप लोगों को बता दें कि मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश और संभवतः अगले मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना पर आरोप लगाते हुए लिखा था कि वह आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के कामकाज में दखल देते हैं और वो मेरी सरकार गिराना चाहते हैं। ये आरोप लगाया था सीएम रेड्डी ने और बोबडे को लिखी थी चिट्ठी। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, चीन से टक्कर लेने वाला भारत आज बांग्लादेश से भी पिछड़ रहा है, फिर भी सब चंगा सी, ये यहाँ पर कहना है कांग्रेस के नेता गौरव वल्लभ का। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, आईएमएफ ने ताजा अनुमान लगाया है कि प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में अब भारत बांग्लादेश से भी पिछड़ने की कगार पर पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब ऐसा देश बनने जा रहा है जो दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे बड़ा गरीब देश बनने की तरफ है। तो वहीं मोदी सरकार की नाकामियों पर हमला करते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने निशाने पर लिया है मोदी सरकार को। एक जमाना था जब दुनिया अर्थव्यवस्था के मामले में भारत और चीन की तुलना किया करती थी, पर आज प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में बांग्लादेश हमें चुनौती दे रहा है, लेकिन फिर भी सब कहेंगे कि सब चंगा सी। ये यहाँ पर देख सकते हैं गौरव वल्लभ ने मोदी सरकार को लिया है निशाने पर। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं, बिहार चुनाव में उतरी है कांग्रेस। राहुल गांधी 23 अक्टूबर से करेंगे चुनावी रैलियां। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी मैदान में उतर चुकी है और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 23 अक्टूबर से चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राहुल गांधी बाबा विश्वनाथ की नगरी से सम्राट अशोक की धरती पर चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। सासाराम में पहली चुनावी सभा के बाद वे कांग्रेस के कई बड़े उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी का जो कार्यक्रम लगा है उसको लेकर के तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। इसके साथ ही एक और जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बीजेपी ने अंबेडकर के बनाए संविधान का किया है अपमान। कांग्रेस ने वोट से सरकार बनाई थी, नोट से नहीं। ये यहाँ पर कमलनाथ ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य की भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को नोट के बल पर गिराकर भाजपा ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बनाए संविधान का अपमान किया है। कमलनाथ ने आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि संविधान हमें डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने दिया और कहा था कि अगर कोई विधायक या सांसद ना रहे तो उपचुनाव होंगे, लेकिन भाजपा की बिकाऊ राजनीति के चलते एक चुनी हुई सरकार को गिरा दिया गया और जनता के ऊपर उपचुनाव का भार डाल दिया गया। ये यहाँ पर कहना है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का और उन्होंने यहाँ पर सीधे तौर पर लिया है बीजेपी को निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं, बिहार चुनाव, शरद यादव की बेटी सुभाषिणी और दिग्गज नेता काली पांडे कांग्रेस में हुए शामिल। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। दिग्गज राजनेता शरद यादव की बेटी सुभाषिणी यादव ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। सुभाषिणी के अलावा बिहार के जाने माने बड़े नेता काली पांडे ने भी कांग्रेस की सदस्यता ले ली है।
आप लोगों को दोस्तों बताते चले, शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव ने कांग्रेस में शामिल होकर कहा है कि अपने पिता की ही तरह उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वे महागठबंधन को आगे ले जाएं और मजबूत करें। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। प्रियंका गांधी ने कहा, हाथरस केस में सरकार का एक्शन क्रूरतापूर्ण रहा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार मजबूत करने में लगातार जुटी पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने संकेत दे दिए हैं कि विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री उम्मीदवार हो सकती हैं वे। उन्होंने यहां पर कहा है कि हमारी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक मजबूत विकल्प बने। उन्होंने कहा है कि हमने सभी मुद्दे उठाए हैं, जहां भी अन्याय हुआ वहां हम गए हैं, आंदोलन किया है, लॉकडाउन के समय में राहत का कार्यक्रम हमने चलवाया, आगे भी यह काम लगातार जारी रहेगा। प्रियंका गांधी ने कहा है कि हमारी कोशिश है कि इस साल के आखिरी तक उत्तर प्रदेश के 60,000 गांव में हमारे कार्यकर्ता हों। 2021 में राज्य में कांग्रेस एक मजबूत संगठन के रूप में खड़ी हो जाए। तो वहीं इस दौरान प्रियंका गांधी ने आगे कहा है कि हाथरस केस में योगी सरकार का एक्शन क्रूरतापूर्ण रहा है। उन्होंने कहा है कि अत्याचार के बाद महिला को दोषी ठहराना और उसके चरित्र पर सवाल उठाना बहुत ही गलत है। ये यहाँ पर तमाम बातें कही हैं प्रियंका गांधी ने। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को दी है चुनौती, कहा नालंदा की किसी भी सीट से लड़ ले चुनाव। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही चुनावी सरगर्मियां अब तेज होने लगी हैं। 28 अक्टूबर को पहले चरण के लिए मतदान होना है। ऐसे में सभी दलों ने चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती दी है कि वह अपने गृह जिले नालंदा की किसी भी सीट से चुनाव लड़के दिखा दें। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं, जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों।